हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ साइंस। मिशन ऑफ साइंस की ओर से बिहार बोर्ड 10वीं के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी का सेशन चलाया जा रहा है। इसके बाद आपको फिजिक्स का भी सेशन मिलेगा, केमिस्ट्री का भी सेशन मिलेगा। तो बायोलॉजी के इस सेशन में आपको 60 क्वेश्चन करवाया जाएगा और यह जो 60 क्वेश्चन होगा आपको वो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को हम आज जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले उन 60 क्वेश्चनों को कराएंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आप लोगों से भी मैं क्वेश्चन करूंगा कि उसका आंसर क्या होगा उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम जो क्वेश्चन करवाएंगे पहले आप लोगों से उसका आंसर पूछेंगे। आप लोगों को होता है आप लोग जल्दी से कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं ताकि आप लोग भी उस क्वेश्चन का जवाब देखिएगा कि कितना % हम क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हम भी हमारा जो क्वेश्चन है वो हम कितना % कर पा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन, पौधों में जो है वो वेपोरेशन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? पहला जो ऑप्शन है वो है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ता और चौथा है फूल। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा तना। तना नहीं दोस्तों, पत्ती होगा। क्या होगा दोस्तों? पत्ती। वाष्पोत्सर्जन जो होता है बच्चों वो पत्तियों में होता है, यानी जो है वो जो पानी होता है या वाटर वो वेपर के रूप में पत्तियों के रंध्रों से होते हुए क्या करता है? बाहर निकलता है। यानी जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पत्तियों में जो रंध्र होता है उसके माध्यम से होता है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पत्ता। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। इसका आंसर बताइए। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है प्रति 100 ml में? कितना में दोस्तों? प्रति 100 ml ब्लड में। प्रति 100 ml ब्लड में पूछा जाएगा। प्रति 100 ml ब्लड में मानव रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होती है? इसका करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो मानव के जो रक्त होता है उसके प्रति 100 ml ब्लड में 20 mg यूरिया होता है, 20 mg। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव रक्त में जो यूरिया की मात्रा होती है प्रति 100 ml में वो 20 मिलीग्राम होता है। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? इसका आंसर आप लोग बताइए। रिस्पायरेशन के दौरान कितना % एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के रूप में निष्कासित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 20%। 20% जो ऊर्जा होता है वो ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में वृक्क, मनुष्य में जो किडनी है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य का जो किडनी है वो एक सिस्टम का भाग है जो किससे संबंधित है? किडनी का काम क्या है दोस्तों बताइए? किडनी का काम है उत्सर्जन, यानी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। यानी उत्सर्जन किसको बोलते हैं? उत्सर्जन का पार्ट है दोस्तों। ये किसका पार्ट है? उत्सर्जन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्सर्जन किसको कहते हैं? तो शरीर में बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको उत्सर्जन कहते हैं, और इसमें एक सिस्टम भाग लेता है उसका नाम है वृक्क यानी किडनी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। पौधों के वायवीय भागों में, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर बताइए। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन आप लोग इसका आंसर बताइएगा।
इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी, वाष्पोत्सर्जन। वायवीय भागों से जल का निष्कासन यानी उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? इसका बताइए आंसर आप लोग, इसका आंसर बताइएगा। तो जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह श्वसन के द्वारा होता है। श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिस्पायरेशन। ऊर्जा के उत्पादन वाला जो प्रोसेस है वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज अणुओं का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और उसे एटीपी के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? इसका आंसर बताइए आप लोग। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीवों को अपना जो दैनिक अपना जो अपने शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी किससे मिलेगा? श्वसन क्रिया के द्वारा, क्योंकि ग्लूकोज अणु को श्वसन क्रिया के द्वारा तोड़ा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रिस्पायरेशन जरूरी है। शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ता है और इस एनर्जी को जो है इस एनर्जी के लिए आपको श्वसन जरूरी है, क्योंकि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणु का ऑक्सीडेशन होता है, उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये जो मैग्नीशियम चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम का जो संकेत होगा Mg, परमाणु संख्या 12 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। इसका वैलेंसी कितना होता है दोस्तों? इसका वैलेंसी 2 होता है। ये भी याद रखिएगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम पाया जाता है किस में? तो जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव का जो हृदय होता है उसमें पाया जाता है 3 वैश्म, 2 वैश्म, 4 वैश्म और 5 वैश्म चैम्बर। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं बताइए? मानव हृदय में 4 चैम्बर होता है, 2 अलिंद और 2 नीले। 3 वैश्म जो है वो मेढकों में होता है, 2 वैश्म मछलियों में होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 नीले और 2 अलिंद। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला बताइए, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है बताइए? जो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है वो क्लोरोफिल के रिप्रेजेंट में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, वो ग्लूकोज अणु बनाता है और ग्लूकोज अणु बनाता है, ऑक्सीजन गैस भी बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, इसके बाद ऑक्सीजन भी होता है और वेपर भी रिलीज होता है, वाष्प भी रिलीज होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज, पहला जो प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है, उसके बाद ऑक्सीजन गैस और इसके बाद वेपर भी बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है?
ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस प्रकार की झिल्ली है? चलिए बताइए, सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार की झिल्ली है? तो सेल मेम्ब्रेन जो है एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी परमेबल, है ना, अर्धपारगम्य चयनात्मक। इसका दूसरा नाम क्या? अर्धपारगम्य चयनात्मक। क्यों कहा जाता है इसको चयनात्मक? क्योंकि यह कुछ सिलेक्टेड पदार्थ को ही कोशिका के अंदर जाने देती है, ठीक है, इसलिए इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दही जो दूध से दही बनाया जाता है उसमें कौन सी क्रिया भाग लेती है? तो उसके लिए फर्मेंटेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा किण्वन होगा। दूध से दही, शराब, ये सब जो बनता है आपको किण्वन प्रक्रिया द्वारा, शराब, ब्रेड, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, दही, शराब, ब्रेड, ये सब जो बनता है आपको किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए कौन सी आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए क्या आवश्यक है? हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसको संचालित रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होना ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उपापचयी क्रियाओं के लिए जो है वो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सेम क्वेश्चन है। अगला 14 नंबर, मत्स्य का मुख्य अंग, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, यानी मछलियों में जो है वो श्वसन अंग क्या है? तो बता दें, आप लोग बताइए मछलियों का श्वसन अंग क्या है? मछलियों का जो श्वसन अंग है वो गिल्स है, जिसका गुण होता है जल में घुले हुए ऑक्सीजन को क्या करना? अवशोषित करना। इसका सबसे बड़ा गुण है ये जल में घुले हुए ऑक्सीजन को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो मछलियों का जो है श्वसन अंग वो गिल्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो आपको बता दें, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पूछ रहा है, वाष्पोत्सर्जन, गैसों के वाष्पोत्सर्जन नहीं, ये होगा इसका दोस्तों विसरण होगा। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा पौधों में गैसों का निष्कासन होता है। पौधों में विसरण यानी डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा गैसों का निष्कासन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 17, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में जो है वो पोषण की कौन सी विधि है? वो है आपको संभोजी। क्या है? संभोजी। कवक में जो पोषण की विधि है वो संभोजी है, संभोजी। अगला देखिए, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? तो ये जो है रेजिन और गोंद जो है वो पुराने जाइलम में, जो पुराना जाइलम होता है उसी में संचित होता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सेम क्वेश्चन ये रिपीट होता है, सेम ही ऐसे ही क्वेश्चन आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? पुराने जाइलम में। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आपको बता दे, भोजन के पाचन जो है उसके लिए उपापचयी प्रक्रिया, जो उपचय है, उपचयन जो है प्रक्रिया, है ना, क्योंकि उपचयन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो भोजन के पाचन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, तो ये होगा उपचयन। भोजन के पाचन के लिए उपचयन या इसी को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त क्या है? व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड जो है एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, और सबसे मुलायम उत्तक भी हमारे शरीर का जो है वो ब्लड है। सबसे मुलायम उत्तक पूछा जाए तो वो उत्तक जो होता है वो ब्लड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो ये जो देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो देखिए उत्सर्जी अंग नहीं है, ये जो अग्नाशय है ये उत्सर्जी अंग नहीं है, ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन यानी मिक्स ग्रंथि भी या अंतःस्रावी, और इसका दूसरा नाम इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, इसका जो दो पार्ट होता है, बाह्य भाग जो होता है वो एंजाइम बनाता है, एंजाइम रिलीज करता है, और आंतरिक भाग हार्मोन रिलीज करता है। और अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है? स्राव होता है। और अग्नाशय के बाहरी जो भाग होता है उसे अग्नाशयी रस, और आंतरिक भाग से इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन होता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय। उत्सर्जी अंग ये नहीं है, ये आपको अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका दूसरा भी नाम है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, क्यों मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि की तरह काम करता है। तो आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि मिश्रित ग्रंथि किसको कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि जो है अग्नाशय ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। जो रक्षी कोशिका होता है वो जो होता है वो जो रक्षी कोशिका होता है वो पतियों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल एल्कोहल जो है वो किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो आपको बता दें, इथाइल एल्कोहल जो है वो आपको अवायवीय शोषण में बनता है। अवायवीय शोषण में क्या होता है? ये जो है इथाइल एल्कोहल आपको बता दें ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या होता है? पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ईस्ट में जो है वो पायरुवेट जो होता है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथाइल एल्कोहल में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये किस में होता है? ये ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या होता है? ग्लूकोज जो पायरुवेट अणु होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंट में इथाइल एल्कोहल में टूट जाता है। अगला देखिए, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसका आंसर बताइए। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ब्रीदिंग कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। इंटर करना सांस है ना, अंदर लेना ऑक्सीजन गैस को, प्रश्वास, और फिर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दीजिए, उसको कहा जाता है उच्छ्वास। और ये दोनों क्रिया को मिला दीजिए तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो सांस लेना यानी गैस को अंदर इंटर करना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देना, ये प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्वसन मत लगाइएगा। श्वसन क्या होता है? इसमें ग्लूकोज अणुओं का ब्रेकडाउन होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी, रक्त में जो है वो आयरन की कमी यानी लोहा की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। रक्त में आयरन की कमी से जो है वो एनीमिया होता है। और आयरन हमारे शरीर में किस रूप में होता है? Fe+2 आयंस के रूप में। आयरन जो होते हैं वो आयंस के रूप में होते हैं, Fe+2 के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जो है वो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो आपको बता दें, जाइलम जो होता है वो जल के संवहन के लिए, यानी जड़ से क्या करता है? जल मिट्टी से जो है जड़ को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम जड़ और खनिज लवण को जो है ना, जल और खनिज लवण को क्या करता है? जाइलम जलों के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर कह रहा है कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद जो होता है वो किस में पाया जाता है? देखिए, ये कुटपाद जो होता है वो अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? देखिए, एक अमीबा बनाते हैं, अमीबा, ये जो देख रहे हैं ये कुटपाद है। ये कुटपाद के द्वारा क्या करता है? जब भोजन इसके नज़दीक होता है तो इसको चारों ओर से क्या करता है? कुटपाद का निर्माण करके और भोजन को घेर लेता है और उसको भोजन राजधानी का निर्माण करता है। तो कुटपाद जो होता है वो अमीबा में होता है, पाया जाता है। और इसके द्वारा ये क्या करता है? भोजन को पकड़ता है और चलता भी है, प्रचलन में भी क्या होता है? मदद करता है। आपसे पूछा जाएगा अमीबा जो है प्रचलन किसके द्वारा करता है? तो वो आपको कुटपाद की मदद से करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए,
प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है? तो आपको बता दें, प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। कैसे? देखिए, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका उपयोग पौधा अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए, अपने भोजन बनाने के लिए कर लेता है, और फिर उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण में वो CO2 O2 को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। इस प्रक्रिया क्या होता है? इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकृति में जो है वो ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकृति में जो ऑक्सीजन कितना % है दोस्तों? ये वायुमंडल में ऑक्सीजन, ये आपको जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है दोस्तों वो 20.99% है। कितना है? 20.99। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 30 नंबर, एस्टोमाटा। एस्टोमाटा यानी रंध्र पौधों के किस अंग में पाया जाता है? रंध्र जो होता है वो कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? रंध्र जो होता है वो कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। पौधों के पत्तियों में होता है। रंध्र जो होता है पौधों के पत्तियों में होता है, और ये क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया और गैसों के आदान प्रदान में क्या करता है? मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पत्तियों में। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब। प्रकुंचन दाब जो होता है वो होता है 120 mmHg। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रकुंचन दाब जो होता है वो होता है 120 mg, और शिथिलन जो होता है वो 80 mg होता है, 80 mmHg। प्रकुंचन दाब जो है 120 mmHg होता है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं है? कौन ऐसा जो है प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं है? तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषी अंग जो है अंग नहीं है वो है अस्ट्रोमाटा। अस्ट्रोमाटा, अस्ट्रोमाटा, ग्रेना, हरितलवक और पत्ती, है ना, ये आपको प्रकाश संश्लेषी अंग है ना, ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ये जो अस्ट्रोमाटा है ये प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं है। ये ग्रेना जो होता है आपको हरितलवक के अंदर जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता हरितलवक के अंदर, ये यही क्या है? ग्रेना है। ठीक है, ग्रेना किस में पाया जाता है? हरितलवक में। ठीक है, और हरितलवक किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ग्रेना कैसा होता है? हरितलवक के अंदर जो क्या होता है वो क्वाइंस लाइक जो है ना संरचना होता है उसे कहते हैं ग्रेना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसी है? ये कैसी प्रक्रिया है? फिजिकल है या केमिकल है या कैसी है? कैसी है? तो जो है वाष्पोत्सर्जन जो एक फिजिकल प्रक्रिया है ना, भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया किसको कहते हैं? ये क्या होता है? जैसे देखिए, वो पानी जो है वो वेपर बना, और फिर वेपर से क्या हो जाएगा? ठंडा होने के बाद पानी बन जाएगा, है ना, यानी पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है, उसको बोलते हैं भौतिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो एक प्रकार का ऑक्सीकरण, अभी बताए थे, ऑक्सीकरण या इसको उपचयन भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो है ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, ऐड होगा, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए 36 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी होता है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आपको क्लोरोफिल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, पायरुवेट। पायरुवेट, पायरुवेट जो है ना वो 3 कार्बन वाला है ना, यौगिक पूछा जाएगा। पायरुवेट कितने कार्बन वाले यौगिक है? 3 कार्बन वाले। ग्लूकोज जब क्या होता है? ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, और पायरुवेट फिर क्या होता है उसका? तो जो पायरुवेट होता है उसका पूरी तरह से जो है ना वो ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहाँ से जल और ऊर्जा में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी श्वसन की जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और ये पायरुवेट जो होता है ना ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एनर्जी में बदल जाता है। ठीक है, तो आपसे भी पूछा जाएगा कि पायरुवेट का विखंडन पूरी तरह से कहाँ होता है?
तो ये माइटोकॉन्ड्रियम, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर जो ग्रंथियाँ होती है जिससे जठर रस का स्राव होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो जो है ये आमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथियाँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला जो रक्त परिसंचरण तंत्र दो तरह का होता है, एक बंद होता है और एक खुला होता है। तो जब रक्त का जो बहाव होता है वो नलिका विहीन होता है तो उसको बोला जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, और जब नलिकाओं में होता है रक्त का बहाव तो उसको कहा जाता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो बता दें दोस्तों, जो कॉकरोच होता है उसमें जो है ना खुला परिसंचरण तंत्र होता है, कीटों में जो होता है ना वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको लैक्टस कहा जाता है, लैटेक्स, लैटेक्स क्या कहा है दोस्तों, लैटेक्स, समझ रहे हैं? आप पौधों पर जब मारिए, आपको काटते हैं तो देखिएगा उसे दुधिया जो है ना उत्सर्जी पदार्थ, दूध है ना सफ़ेद रंग का एक जो है ना तरल चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है, उसको कहा जाता है लैटेक्स। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, लैटेक्स होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लैटेक्स। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया जो है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो जो यूरिया है वो रक्त में यकृत से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? यकृत से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट जरूरी है। तो सनलाइट जो है जरूरी है तो ये कब होगा, वो दिन में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में होता है। अगला देखिए, पादपों में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में जो है वो फ्लोएम जो होता है वो किसके लिए जरूरी होता है, किसका संवहन करता है? तो पादप में जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों में तैयार भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भोजन संवहन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किसके टूटने से? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो जल के टूटने से, किसके टूटने से? जल के टूटने से, वाटर के टूटने से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, रक्त में हल्के पीले रंग के जो चिपचिपा द्रव होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों कहा जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होता है? तो आपको 95%। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, प्लाज्मा संपूर्ण द्रव का कितना परसेंट भाग बनाता है संपूर्ण रक्त का? तो आप ध्यान रखिएगा 55%। क्या क्या याद रखना है कि प्लाज्मा जो है संपूर्ण ब्लड का कितना परसेंट होता है? तो 55%। इसमें वाटर कितना परसेंट होता है? तो 95%। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। अगला देखिए, सॉरी एक मिनट, अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी जो अंगक है, अंग जो है पत्ती है और अंगक पूछे तो आपको लगाना है जो लगाना है वो आपको लगाना है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी जो अंगक है वो है हरित लवक, ये आपको लगाना है।
अंग की बात करें तो पत्ती और अंगक की बात करें तो हरित लवक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंग है पत्ती और उसमें क्या होता है, हरित लवक होता है, तो वो अंगक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जो किडनी होता है उसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? बताइए। ये है नेफ्रॉन। और ये भी ध्यान रखिएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। नेफ्रॉन जो है उसका स्ट्रक्चर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार। देखिए ना, ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है, ये नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इस बार 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसलिए आप लोग नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 का देखिए, 46 के बाद 47 देखिए। 47 जो कह रहा है वो कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य की शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो लीवर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर है, यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, स्वपोषी पोषण के लिए तो क्लोरोफिल आवश्यक होता है, सौर्य प्रकाश और जल आवश्यक नहीं होता है आपको, ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन, O2। अगला देखिए, किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? बताए थे किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, वो कुटपादों के द्वारा होता है। कुटपाद क्या करता है, भोजन को चारों ओर से घेर लेता है और उसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है अमीबा के अंदर। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर देखिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार क्या होता है? तो होता है रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स। रक्त को थक्का बनाने में जो है वो प्लेटलेट्स जिम्मेदार होता है, और ये एक रंगहीन होता है। प्लेटलेट कैसा होता है, रंगहीन और केंद्रक विहीन होता है। ये लाल रक्त भी जो है वो क्या होता है, लाल रंग का होता है और केंद्रक विहीन होता है। इसमें भी केंद्रक नहीं पाया, श्वेत रक्त में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त बिंबाणु या इसको प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 52, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, डाइजेशन की जो है क्रिया कहाँ पे कंप्लीट होता है? डाइजेशन की जो क्रिया है वो कहाँ कंप्लीट होता है? सबको पता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत के अंदर। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहा जाता है? छोटी आंत में पाए जाने वाली ग्रंथियां की दीवार को स्राव को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आंतरस और सक्कस इंटेरिकस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? आंतरस, सक्कर इंटेरिकस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। 53 देखिए, एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है? एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है? 32 होता है दोस्तों, 32, 32। डेंटल फार्मूला भी पूछ सकता है आप लोगों से, तो ये होगा 2123 बट्टा 2123 मल्टीप्लाई 2। ये आपको डेंटल फार्मूला है, ह्यूमन के डेंटल फार्मूला। तो मनुष्य में जो है वो दांतों की संख्या जो होता है 32 होता है। अगला देखिए 55, मछलियों के हृदय में कोष्ठ की संख्या, मछली में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली में 2 चैम्बर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
स्वाद कलियाँ पाई जाती है, स्वाद कलियाँ। तो स्वाद कलियाँ सबको पता है। स्वाद आप लोग कहाँ से टेस्ट करते हैं? स्वाद अगर पता करना है तो भोजन को कहाँ से टेस्ट करते हैं? जीभ के ऊपर रखने से। तो जीभ के ऊपरी सतह पर क्या होता है? स्वाद कलियाँ पाई जाती है। ये छोटे छोटे बर्ड्स लाइक होते हैं, ऐसे जो जीभ होता है ना, इसमें क्या होते हैं? ये स्वाद कलियाँ पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के स्वादों का एहसास हमारा उस स्वाद कलियों की मदद से होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन और बी, जीभ की ऊपरी सतह पे। ठीक है, अगला देखिए, अग्ना आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ठीक है, आमाशय के अगला भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, आमाशय, ये देखिए आमाशय जो है उसमें 3 ठो भाग होता है। ये वाला जो भाग होता है उसको कार्डियक कहा जाता है, ये वाला कार्डियक, ये वाला फंडिस, और ये वाला होता है फाइलोरिक। कार्डियक, फंडिस और फाइलोरिक। तो सबसे जो अग्रभाग होता है वो कार्डियक होता है, बीच वाला भाग जो फंडस होता है, और सबसे निचला वाला भाग जो होता है वो आपको फाइलोरिक होता है। तो सबसे ऊपरी वाला भाग क्या होता है? कार्डियक, ये वाला कार्डियक, और यहाँ पे जो है ये होता है आपको फंडिक, और ये सबसे नीचे वाला होता है आपको फाइलोरिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक। अगला देखिए, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। जो मुख गुहा होता है उसका पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, फेरिंग्स। मुख गुहा का पिछला भाग जो है वो ग्रसनी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सजीव के मुख्य लक्षण क्या है? सजीव के मुख्य लक्षण क्या है? सजीव का जो इस ऑप्शन के अनुसार सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? स्थानांतरण नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, श्वसन। ऑप्शन के अनुसार अब बताइएगा। तो इस ऑप्शन के अनुसार सजीव का जो मुख्य लक्षण है वो श्वसन। अगला देखिए, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी और आंत और बड़ी आंत की जो जोड़ होता है उस पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको अपेंडिक्स कहा जाता है। वर्मी फॉर अपेंडिक्स, याद रखिएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको अपेंडिक्स कहा जाता है। और अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स जो है वो एक अवशेषी अंग की तरह कार्य करता है। अवशेषी अंग यानी जो हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, हमारा जो आज का सेशन था 60 क्वेश्चन का वो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को फ़ायदा हो, लगे कि हम कुछ सीखे इस वीडियो से, इस प्रश्नों से हमें जानकारी मिली, तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि और वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। जिससे अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा तो हम जो जितने भी वीडियो डालेंगे वो आपको पहुंच जाएगा आसानी से। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा तो ऑब्जेक्टिव के अलावा मैं सब्जेक्टिव का भी सेशन लाऊंगा, और उतना सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो डायरेक्ट बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। और डायरेक्ट आपको जो है 80 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में साइंस से, उसमें आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाइएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल से जितने भी हमको जितना भी करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग का साथ ज़रूरी है। अगर आप लोग साथ दीजिएगा, हमारा जो मनोबल कब बढ़ता है? जब हमारे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब होता है तो हमें लगता है कि बच्चे हमें, है ना, बच्चे को हमारे लिए हमारा ज़रूरत है ना। तो इसलिए उससे हमको थोड़ा एक नई एनर्जी मिलती है ना, और मेहनत करने में अच्छा लगता है। तो आप लोगों को लगे कि हमें इस सेशन से फ़ायदा हो रहा है, और ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है। आपको दूसरा जो है क्वेश्चन बैंक अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं आप लोग को 3 से 4 वीडियो और बनाऊंगा, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 से 4 वीडियो को देखने के बाद जो 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आप लोग को आसानी से बन जाएगा। और जो ही ऑब्जेक्टिव का सेशन समाप्त होगा तो मैं आप लोगों के लिए
40 से 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाऊंगा, मात्र उतना 40 से 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा जो आपको एग्जाम में बस वही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 40 से 30 से 40 2 नंबर वाले के लिए और 5 नंबर वाले दोनों को मिला करके मैं 40 क्वेश्चनों का जो सेशन बनाया हूँ, 40 क्वेश्चन है जो 5 से 4 वीडियो में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वो सेशन को देख लीजिएगा, तो उससे भी आपको क्या हो जाएगा, बिहार बोर्ड में आप 100% स्कोर कर सकते हैं, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। उसी 40 क्वेश्चन से आपको पूरा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाएगा। तो जिस बच्चे की तैयारी अधूरी है या लग रहा है कि क्या पढूं नहीं पढूं, है ना, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बस मैं आपको बता देता हूं, आपको मैं 40 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट वो क्वेश्चन आएगा। चाहिए, अगर आप लोग को चाहिए वो 40 क्वेश्चन, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एक नई ऊर्जा के साथ मैं आप लोगों के साथ आऊं और वो क्वेश्चन को करवाऊं। धन्यवाद।